Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बैक्टीरियोफेज को हमने डिस्कस करना है कि बैक्टीरियोफेज रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज अपनी तादाद आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन करने को लाइफ साइकिल। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल की बात हो रही हो तो अपने फ़ौरन जहन में रखना है कि हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं। ये ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया में ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट, रिप्रोडक्शन करते हैं। द बैक्टीरियोफेज ओनली रिप्रोड्यूसेस इन एंड रेप्लिकेट इन बैक्टीरिया। अच्छा, दो साइकिल है जिनके ज़रिए से रेप्लिकेशन करते हैं। एक लाइटिक साइकिल है, एक लाइसोजेनिक साइकिल है। तो इन दोनों को आज हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ लाइटिक साइकिल एंड व्हाट इज़ लाइसोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले जब भी हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो पहली चीज़ जहन में ये आती है, चूँकि बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया में जाकर रिप्रोडक्शन करनी है तो ये बैक्टीरिया में इंटर कैसे होंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में इंटर होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो बैक्टीरिया की सरफेस पर लैंड करें। जैसे ये आपको एक बैक्टीरिया नज़र आ रहा है और ये ब्लू कलर की आपको सेल वॉल नज़र आ रही है, ये बैक्टीरियोफेज है। तो पहला स्टेप क्या है कि बैक्टीरियोफेज लैंड ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, कि वो सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करेंगे। अच्छा, उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियोफेज तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया के ऊपर लैंड करते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं कि अगर लैंडिंग हो जाए तो लाइफ साइकिल लाजमी स्टार्ट होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि काफ़ी सारे बैक्टीरिया लैंड तो करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ चंद बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर पाते हैं। वो बैक्टीरिया जो अपने लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच होंगे। तो इस वजह से लिखा हुआ है कि जब हम रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो एसेंशियल स्टेप, फर्स्ट एसेंशियल स्टेप जो अटैचमेंट, वो है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद द रिसेप्टर साइट, जो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया के ऊपर मौजूद होगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है। अगर कोई बैक्टीरियोफेज यहाँ के लैंड करता है बैक्टीरियोफेज, तो ये कभी भी अपना लाइफ साइकिल को स्टार्ट नहीं करेगा। तो पहला स्टेप क्या है कि बैक्टीरियोफेज लैंड तो कर रहा है, लेकिन पहला फर्स्ट एसेंशियल स्टेप वो है कि इसमें बैक्टीरियोफेज इस रिसेप्टर साइट के साथ क्या करेगा, अटैच होगा। तो फर्स्ट स्टेप इन द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज अटैचमेंट। अच्छा, अटैचमेंट के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, तो इसको एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। एडजॉर्प्शन बेसिकली किसी चीज़ का सरफेस पे आके लग जाना, ये एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो अटैचमेंट होगी कहाँ, विद रिसेप्टर साइट, उन रिसेप्टर साइट पे अटैचमेंट होगी जो कि इसमें मौजूद होंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। तो पहला स्टेप, ये बात जहन में रखनी है, रेप्लिकेशन उस वक्त स्टार्ट होगी जब फर्स्ट स्टेप कैरी आउट होगा। क्या फर्स्ट स्टेप क्या, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विद द रिसेप्टर साइट ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, अब अटैचमेंट होगी कैसे कि जो ही बैक्टीरिया रिसेप्टर पे आके बाइंड करेगा तो एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा, और केमिकल बॉन्ड बनेगा किसमें, इस फॉर्म बिटवीन विरियन यानी बैक्टीरियोफेज के दरमियान एंड रिसेप्टर साइट, और रिसेप्टर साइट के दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा। अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ वर्ड विरियन क्यों इस्तेमाल किया है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वायरस से जब आउटसाइड द सेल हो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये विरियन है। तो चूँकि अभी ये बाहर है इस वजह से वर्ड हमने इस्तेमाल किया, ये विरियन है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि अब बैक्टीरियोफेज में इंटर होना है। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज अपने लिए एक रास्ता बनाएगा। रास्ता कैसे बनाएगा, पेनिट्रेशन का मतलब है अंदर दाखिल होना। सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि जो टेल है जिसको हम टेल कोर भी कह सकते हैं, ये कुछ ख़ास किस्म के एंजाइम रिलीज़ करते हैं।
ये एंजाइम क्या करते हैं, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। क्योंकि सेल वॉल एक हार्ड स्ट्रक्चर है, इसको के ज़रिए से इतने बड़े स्ट्रक्चर का क्रॉस करना क्या है, मुश्किल है। तो पहला स्टेप क्या, टेल रिलीजेस लाइसोजाइम। तो ये स्पेशल एंजाइम है जो लाइसिस ऑफ सेल वॉल करेंगे टू डिसॉल्व द पोर्शन ऑफ सेल वॉल, तो उस सेल वॉल को तोड़ दें, इससे एक रास्ता बनेगा। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, बैक्टीरियोफेज की जो शीट है। अब शीट क्या है, इस लेक्चर को समझने से पहले अपने पिछला जो लेक्चर वो लाजमी एक दफ़ा सुन लेना है, ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर की समझ आ जाए कि जो हम बात कर रहे हैं वो किस जगह मौजूद है। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो टेल के बाहर एक शीट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगला स्टेप क्या, पहले क्या है, टेल रिलीजेस लाइसोजाइम टू डिसॉल्व द पोर्शन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का वो पोर्शन क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। फिर टेल शीट क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन से फ़ायदा क्या होता है, जो टेल कोर अंदर मौजूद है वो इस तरह एलोंगेट कर जाता है, ऐसे लंबा हो जाता है। यानी इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, टेल कोर एलोंगेट करके फ़ौरन ही ये सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, सेल वॉल से गुजरता हुआ, सेल मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ। तो टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो टेल कोर है, अंदर की तरफ जो कोर है, फोर्स इनटू द सेल, वो सेल के अंदर चला जाता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल से गुजरता हुआ। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे जब अगर हमारी बॉडी में कोई इंजेक्शन लगाए तो पहले वो नीडल दाखिल करता है। तो टेल कोर जस्ट लाइक ए नीडल काम कर रही है, जो पहले सेल में इंटर होती है। फिर इस नीडल के ज़रिए से जो बैक्टीरियोफेज है वो अपना डीएनए अंदर इंसर्ट करता है। इस नीडल के ज़रिए से बैक्टीरिया अंदर इंसर्ट करते हैं। तो वायरस इंजेक्ट द डीएनए, बिल्कुल इसी तरह जैसे नीडल हमने इंजेक्ट की, फिर बाद में मेडिसिन, कोई वैक्सीन हम बाद में इंजेक्ट करते हैं। पहले नीडल अंदर जाती है, फिर वैक्सीन उसके ज़रिए से इंटर होती है। तो आप ये समझ लें कि ये जस्ट लाइक ए मेडिसिन काम कर रहा है, जस्ट लाइक ए वैक्सीन काम कर रहा है, और टेल को जस्ट लाइक ए इंजेक्शन काम कर। तो वायरस इंजेक्ट द डीएनए, वो अपना इंजेक्ट करती है डीएनए, जस्ट लाइक इंजेक्शन, बिल्कुल इंजेक्शन की तरह यूज टू इंजेक्ट द वैक्सीन, जिसके ज़रिए से हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ बैक्टीरियोफेज के केस में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए अंदर आता है, प्रोटीन कोट सारा ऊपर रहता है। प्रोटीन कोट आपको पता है कि दोनों चीज़ों में प्रोटीन शामिल है, उसके हेड को बनाने में प्रोटीन इन्वॉल्व है, उसकी टेल को बनाने में प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो बेसिकली प्रोटीन कोट, चाहे वो हेड वाला पोर्शन हो, चाहे वो टेल वाला पोर्शन हो, जितनी भी प्रोटीन का कोट है वो बाहर रहता है। बैक्टीरिया सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल ही जाता है। तो बैक्टीरियोफेज, सिर्फ बैक्टीरियोफेज। लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल वायरसेस हैं, जब हम एनिमल वायरसेस की बात करते हैं, जैसे HIV, ह्यूमंस के सेल में जब इंटर होते हैं वो अपने प्रोटीन कोट्स में दाखिल होते हैं, वो एज ए होल इंटर होते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, बैक्टीरियोफेज में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अंदर जाता है, और एनिमल वायरसेस ज़्यादातर केसेस में मुकम्मल अंदर जाते हैं। उनका न्यूक्लिक एसिड भी अंदर जाता है, उनका प्रोटीन कोट भी अंदर जाता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ HIV के अंदर हम इस बात को डिस्कस भी करेंगे। तो यही बात लिखी गई है, प्रोटीन कोट चाहे वो हेड का पोर्शन हो या टेल का पोर्शन हो, वो हमेशा सेल से बाहर रहता है। और जो एनिमल वायरसेस हैं ये मुकम्मल प्रोटीन कोट समेत अंदर दाखिल होते हैं। अब जब ये अंदर आ जाता है तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी वो है जिसमें को लाइटिक साइकिल कहा जाता है, एक पॉसिबिलिटी वो है जिसको लाइसोजेनिक साइकिल कहा जाता है। तो पहले हम लाइटिक साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जस्ट जब न्यूक्लिक एसिड इंटर होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है कि यहाँ फ़ौरन ही मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप डिवेल्प हो जाते हैं। मास्टर एंड स्लेव रिलेशन है, एक आका बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। आका कौन बन जाते हैं? वायरस का डीएनए। और गुलाम कौन बनता है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम है जो सेल की सारी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है, सेल के लिए सारी चीज़ें बना रहा है। तो बेसिकली जो ही वायरल डीएनए इंटर होता है तो ये फ़ौरन ही इस क्रोमोसोम का कंट्रोल संभाल लेता है और इसको मजबूर करता है
कि ये अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करे वायरस की चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। तो यही बात, इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द सेल, सेल में जो ही न्यूक्लिक एसिड इंटर होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक कंट्रोल द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट। तो वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी यानी उसके क्रोमोसोम का कंट्रोल संभाल लेता है। इंड्यूसेस द होस्ट, फिर होस्ट को वो मजबूर करते हैं, इंड्यूस का मतलब मजबूर करना, टू सिंथेसाइज द वायरल कंपोनेंट, बजाय वो अपने बैक्टीरिया के कंपोनेंट बनाने के वो वायरस के कंपोनेंट बनाए। और वायरस के कंपोनेंट में क्या चीज़ें हैं, डीएनए है और प्रोटीन कोट है। यानी आप ये समझ लें कि जो ही मास्टर ने हुक्म दिया स्लेव को कि मेरी चीज़ें बनाए, तो यहाँ चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं ऐसे, यहाँ ऐसे चीज़ें बनना शुरू हो जाती, ठीक। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक कंट्रोल द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट, इंड्यूसेस द होस्ट टू सिंथेसाइज द वायरल कंपोनेंट डीएनए एंड प्रोटीन कोड। उसके बाद ये देखने में आया कि 25 मिनट जब इन्फेक्शन को गुजर जाते हैं तो तकरीबन 200 के करीब बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरियोफेजेस बनते चले जाएंगे, ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे गुब्बारे में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दें तो गुब्बारा फट जाता है। तो यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वायरसेस बने तो वायरसेस भी क्या हो जाते हैं, फाड़ देते हैं बैक्टीरिया सेल को। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लाइसिस। तो ये नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज जो ही बढ़ते चले जाएंगे, बैक्टीरियल सेल फटते चले जाएंगे और वायरसेस रिलीज़ होंगे। जब वो रिलीज़ होते हैं फिर वो आगे जाके दूसरे बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करते हैं, तो वहाँ भी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये अपने तादाद को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज का एक स्टेप है कि लाइटिक साइकिल कैसे होते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि अबाउट 25 मिनट्स आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, के 25 मिनट जब गुजरते हैं इन्फेक्शन को, 200 न्यू बैक्टीरियोफेजेस आर फॉर्म, 200 के करीब नए बैक्टीरियोफेज बनते हैं। सेल अंडरगो लाइसिस, सेल फटता है। न्यू रिलीज बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट अदर न्यू बैक्टीरियम, वो दूसरे बैक्टीरिया को जाके इफेक्ट करते हैं। और वो बैक्टीरियोफेज जो लाइटिक साइकिल स्टार्ट करते हैं उसको लाइटिक फेज कहा जाता है, ये विरुलेंट फेज कहते हैं। विरुलेंट का मतलब वो होता है जो एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, जो बहुत जाते ही नुकसान करना शुरू कर दे, वो विरुलेंट फेज कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद लाइसोजेनिक फेज। जब न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर इंटर होता है, लाजमी नहीं है कि वो जाते ही तोड़ फोड़ स्टार्ट कर, अगर उसने तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दी, यानी जाते ही कॉपी बनाई, जाते ही बैक्टीरिया सेल को फाड़ा और बाहर बन के आ गए, तो ये लाइटिक साइकिल है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पहले बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जैसे कोई किसी के घर मेहमान बन के जाए, कुछ अरसे मेहमान की तरह फ़ायदा उठाए और बाद में दुश्मन बन के उसका नुकसान कराए। तो बिल्कुल ये इसी तरह, इस वजह से लाइसोजेनिक फेज़ यानी लाइसोजेनिक साइकिल को हम एक नाम देते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप। होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप, होस्ट एंड गेस्ट। ऑल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट रिजल्ट इन द लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। जब भी न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियल सेल में इंटर होगा तो लाजमी नहीं है कि वो टूटेगा, फौरन ही टूटना शुरू हो जाए, बल्कि एक और पॉसिबिलिटी वो है इंटीग्रेशन, जुड़ना। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ के साथ अटैच होना। तो इसमें होता क्या है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, बजाय बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल संभालने के, इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी के बायोसिंथेटिक मशीनरी का कंट्रोल संभालने से पहले वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है। जैसे आप ये समझ लें कि जब न्यूक्लिक एसिड अंदर आता है, अच्छा यहाँ एक बात आपने जहन में रखनी है, जो फर्स्ट 3 स्टेप हैं, लैंडिंग का, अटैचमेंट का, पेनिट्रेशन का, इसमें भी वही होते हैं। इस वजह से हमने डायरेक्टली यहाँ से बात स्टार्ट की है कि न्यूक्लिक एसिड इंटर हो चुका है। तो इंटर वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है। अब ये जो प्रोफेज हिस्सा बनी है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, इसको कहते हैं ये प्रोफेज बन गया। और जिस प्रोसेस में ये प्रोफेज बनता है इसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक प्रोसेस। तो 2 बातें आपने जहन में रखनी है, व्हाट इज प्रोफेज, व्हाट इज लाइसोजेनिक। तो बैक्टीरियोफेज विच बिकम द पार्ट ऑफ
बैक्टीरियल क्रोमोसोम, इसको प्रोफेज कहा जाता है। इसको प्रोफेज क्यों कहा जाता है? फेज का मतलब होता है खाना, प्रो का मतलब है पहले। तो अभी वायरल डीएनए ने फौरन ही बैक्टीरिया को खाना नहीं शुरू किया, बल्कि ये खाने से पहले वाली स्टेज है। अभी ये तैयारी कर रहा है बैक्टीरिया को मारने की। तो लाइसोजेनिक, अच्छा, जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, लाइसोजेनिक बैक्टीरिया से क्या मुराद है? जिसमें प्रोफेज बनी हुई है। उनके बारे में आपने ये जहन में रखना है कि वो रिप्रोडक्शन नॉर्मली कर रहे होते हैं और ज़िंदा होते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वायरल डीएनए, आप कह सकते हैं, होस्ट का पार्ट, होस्ट के क्रोमोसोम का पार्ट हो। यानी वायरल डीएनए अगर इसका पार्ट है और होस्ट के क्रोमोसोम का अगर ये पार्ट है, तो इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली रिप्रोडक्शन भी करते हैं, नॉर्मली ज़िंदगी भी गुजारते हैं। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि ये मेहमान बन के जाते, तो मेहमान ऐसा होता है जिसकी मेज़बान कुछ ना कुछ खिदमत कर रहा होता है। तो यहाँ बग़ैर नुकसान पहुँचाए जो वायरस अपनी खिदमत लेता है वो क्या है? बेसिकली हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया नॉर्मल रिप्रोडक्शन करते हैं अगर प्रोफेज भी उसके अंदर क्यों ना मौजूद हो। तो वायरल डीएनए, जब ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करते हैं, चूँकि वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट है और आपको पता है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करते हैं। और बाइनरी फिशन में क्या होता है कि वायरस पहले अपनी कॉपी बनाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है। जब 2 कॉपी बन जाती, एक कॉपी इसको दे देते हैं, एक कॉपी इसको दे देता है, ठीक है। अब चूँकि प्रोफेज वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट था, इस वजह से इसकी भी 2 कॉपियाँ बनती, एक कॉपी ये, एक कॉपी ये। तो ये वायरस का फ़ायदा हो गया, प्रोफेज का फ़ायदा हो गया। पहले एक कॉपी थी, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन से अब 2 कॉपियाँ बन गई। हालांकि इसने बैक्टीरिया को कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचाया, लेकिन बैक्टीरिया ने इसका अब भी फ़ायदा कर दिया। पहले एक कॉपी थी, अब क्या बन गई? 2 कॉपी। तो यही बात है कि वायरल डीएनए बीइंग अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पासिस टू ईच डॉटर जनरेशन। अगर 1000 बैक्टीरिया भी बनते हैं तो सारे बैक्टीरिया में प्रोफेज यानी वायरल डीएनए एज ए कॉपी मूव करेगा। अच्छा, दूसरा, ये जो बैक्टीरिया जिसके पास प्रोफेज मौजूद है, इसके ऊपर अगर कोई दूसरा बैक्टीरियोफेज अटैक करना भी चाहे तो ये बैक्टीरिया इसके खिलाफ रेजिस्टेंट शो करता है। ये तो बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी शख्स ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो, जब दूसरा उस पर कब्ज़ा करने लगता है तो फ़ौरन ही जो पहले वाला है उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको भगाने की कोशिश करता है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा इसी तरह का कॉन्सेप्ट लें, चूँकि वायरस ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है, अगर दूसरा कब्ज़ा ग्रुप आएगा तो उसको वो रेजिस्टेंट का सामना करना पड़ेगा, उसको अटैक नहीं होने देगा। तो यही बात लिखी है, ये जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जिसमें प्रोफेज मौजूद है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय सेम और अदर फेजेस। उसके बाद क्या अब ये प्रोसेस सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा? वायरल डीएनए बस जस्ट अपनी कॉपी बना के नेक्स्ट उसमें जाता रहेगा? ऐसा नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि कुछ काफ़ी अरसे बाद या फ़ौरन ही कुछ अरसे बाद जो वायरल डीएनए है जो प्रोफेज के तौर पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अटैच है वो अलहदा हो जाते हैं। अब इस अलहदा होने को हम कहते हैं इंडक्शन। तो समटाइम वायरल डीएनए गेट डिटैच फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और जो ही ये अलहदा होता है तो लाइटिक साइकिल स्टार्ट। अब लाइटिक साइकिल क्या था कि इसने बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कंट्रोल संभाला, इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल किया और बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करके इससे कॉपीज़ बनवाई। कॉपीज़ ने सेल को फाड़ा, बाहर आई, बाहर जाके नए सेल को इफेक्ट करना शुरू कर दिया। यानी सेम टू सेम जो लाइटिक साइकिल है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में लाइटिक साइकिल के लिहाज से 2 स्टेप या इजाफी हैं। एक इंटीग्रेशन का कि वायरल न्यूक्लिक एसिड आता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ एज ए प्रोफेज अटैच हो जाता है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि काफ़ी अर्सा तो वो रिप्रोडक्शन साथ साथ बैक्टीरिया के करता रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है वो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उससे वायरल क्रोमोसोम अलहदा हो जाता है, वायरल डीएनए अलहदा हो जाता है और फिर कंट्रोल संभाल के उससे लाइसिस स्टार्ट करते। तो ये 2 स्टेप इजाफी हैं एज़ कम्पेयर टू लाइटिक साइकिल। तो जो ही लाइटिक साइकिल स्टार्ट होता है ये कॉपीज़ बनती हैं, सेल फटता है, बाहर आते हैं, नए बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं। और वो फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल करती है उसे लाइसोजेनिक फेज या टेम्परेट फेज कहा जाता है। तो
तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है विरुलेंट फेज और टेम्परेट फेज में क्या डिफरेंस है। तो विरुलेंट फेज वो होती है जो लाइटिक साइकिल डायरेक्टली स्टार्ट करती है, और टेम्परेट फेज वो होती है जो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करती है, जिसमें प्रोफेज का बनना, इंडक्शन का होना, ये इजाफी प्रोसेस है। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.